सिर्फ धर्म से आप पूरे राष्ट्र को संभाल नहीं सकते हैं। उसके बेसिस में है अर्थ। अगर प्रॉस्पेरिटी नहीं है, समृद्धि नहीं है, राजा इंद्रिय जय नहीं है, तो शायद धर्म नहीं आपको दिखे। चाणक्य प्रथम विद्या से चंद्रगुप्त मौर्य की सोचने की क्षमता, बुद्धि, मेंटल कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद वेदत्रयी, वार्ता और दंड नीति आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रवि सिंह चौधरी है, और आज का जो विषय है वो मेरा फेवरेट है। आचार्य चाणक्य की जो विद्याएं हैं, ठीक है, इनका जो इमेज बना हुआ है, हम बार बचपन से सुनते आ रहे हैं कि साम दाम दंड भेद है, जंगल में जो सीधे वृक्ष हैं उनको पहले काटा जाता है। इस तरह का जो है एक इमेज है चाणक्य का, कुटिल वाला इमेज, इसीलिए कौटिल्य नाम से आप सभी जान रहे हैं। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को भी उन्होंने सम्राट बनाया है, राजा बनाया है, और एक पूरे राष्ट्र का निर्माण किया है। कुछ ट्रेनिंग दी होगी, कुछ विद्याएं दी होगी उस चंद्रगुप्त मौर्य को, जो नंद वंश के विध्वंस होने के बाद एक नए शासन तंत्र व्यवस्था का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले तो एक डाउट मैं क्लियर करना चाहूंगा। ये जो शब्द है अर्थशास्त्र, इसको सीधा जोड़ा जाता है आचार्य चाणक्य से। इनका नाम जो है विष्णुगुप्त और कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है, और ये तक्षशिला से आते हैं। वहां पे पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं। एक लर्निंग इकोसिस्टम में वो है, ठीक है ना, एक माहौल है, एक पर्यावरण है ज्ञान विज्ञान का। जैसे आप देखेंगे कि कैम्ब्रिज, MIT, स्टैनफोर्ड एक सेंटर होता है, एक सेंटर है प्रॉस्पेरिटी का। तो उसी प्रकार भारत का जो सेंटर ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, ज्ञान विज्ञान का जो केंद्र है, नालंदा है, तक्षशिला है। तो भारत की बुरी स्थिति देख करके, भारत के राष्ट्र एज अ राष्ट्र उसकी बुरी स्थिति देख करके वो अपने जन्मभूमि को आते हैं, पाटलिपुत्र। तो अर्थशास्त्र का उन्होंने निर्माण किया। तो अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र के बारे में क्या लिखा हुआ है पहले वो जान लेते हैं। जनरली हम इकोनॉमिक्स शब्द से जोड़ते हैं आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक टर्म्स में हम अर्थशास्त्र को समझते हैं। तो आज अगर कंपेयर करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मतलब टैक्सेशन होगा, पॉलिसीज होगी, अर्थव्यवस्था को लेकर के एक पॉलिसी होगी। लेकिन अर्थशास्त्र में ये डेफिनेशन है कि मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं। वो बात सही है, जो हम वेल्थ बना रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, वो अर्थ है, ठीक है। लेकिन मनुष्य युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। जैसे इंग्लिश में पृथ्वी का, इंग्लिश में EARTH, अर्थ, तो हिंदी में भी, संस्कृत में भी मनुष्य युक्त भूमि को अर्थ कह रहे हैं। और उस भूमि को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने के जो उपाय हैं, उसका जो निरूपण किया गया है, फॉर्मुलेशन किया गया है, वो शास्त्र कहलाता है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो पावर सिस्टम, पूरी एक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है, ये पूरा होलिस्टिकली हम इसे अर्थशास्त्र कह रहे हैं। इकोनॉमिकल सिस्टम एक पार्ट है उसका, ठीक है। तो ये रहा अर्थशास्त्र का जो एक्चुअल मीनिंग है, जो ग्रंथ में लिखा हुआ है चाणक्य के अर्थशास्त्र में। इसके बाद चार शब्द जो बहुत प्रचलित है सनातन में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। इस पे भी थोड़ा सा एक क्लैरिटी ले लेते हैं। ये पुरुषार्थ कहते हैं, अर्थ मतलब यहां पर हो जाता है लाइफ गोल, गोल एक लक्ष्य, जीवन का जो लक्ष्य है, चार ही कैटेगरी में बट जाती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम इच्छाएं, डिजायर्स, ठीक है। अर्थ उसको प्राप्त करने के लिए जो आप धनुक उपार्जन कर रहे हैं, जीव को उपार्जन कर रहे हैं, व्यवस्था की जो बात हो रही है। लेकिन इसके पीछे लगा है धर्म। अगर धर्म नहीं होगा तो अर्थ अनर्थ में बदल जाएगा, और काम और अर्थ कुछ ऐसा होगा कि आपको कभी मुक्ति और मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो ये दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। जब भी अर्थ और काम के साथ धर्म जुड़ा होगा तो आप मुक्ति के मार्ग की ओर जाते हैं। ये वैशेषिक दर्शन का एक डेफिनेशन मैंने कहा। तो ये चार टर्म बार बार आते हैं। तो अब हम प्रारंभ करते हैं, जो आज का विषय है, चाणक्य की प्रथम विद्या। तो चाणक्य ने चार विद्याएं दी थी, ठीक है, इसीलिए विद्या चतुष्टय यहां पर लिखा हुआ है। चार विद्याओं का नाम है आणवीक्षकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, ठीक है। तो झारखंड में एक स्थान है मधुपुर, और वो देवघर से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग जो बैद्यनाथ धाम हम कहते हैं, उसके बगल में है। तो वहां पर कपिल मठ है।
बहुत ही प्रचलित है, देश विदेश में बहुत ही ज्यादा फेमस है, और बुक पब्लिशिंग करती है सांख्य दर्शन के ऊपर। ठीक है, तो उसके मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ है? नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, नास्ति योग समम बलम। सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है और योग के समान कोई बल नहीं है। तो ये जाना पहचाना श्लोक सा प्रतीत हो रहा था। तो ये महाभारत में ये मिलता है, शांति पर्व में आपको ये श्लोक मिलेगा कि सांख्य जैसा कोई ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है सांख्य जैसा, और योग जैसा कोई पावर नहीं है, बल नहीं है। ठीक है, तो चाणक्य इस परंपरा को आगे लेके जाते हैं। ठीक है, तो चाणक्य ने जब अर्थशास्त्र लिखा है तो उसमें गुरुओं का भी उन्होंने नाम लिया है, नमन किया है। उसमें गुरु बृहस्पति भी आते हैं और शुक्राचार्य भी आते हैं। ठीक है, तो ये जो विद्या प्राप्त होगा चंद्रगुप्त मौर्य को, जो ये विद्या मिल रही है, तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? मतलब हम विद्या देने जा रहे हैं तो एक लक्ष्य होगा कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद ये मेरा लर्निंग आउटकम निकलेगा। ठीक है, तो चाणक्य एक व्यवस्था के बारे में जब बात करते हैं अपने शिष्यों के साथ कि सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। सुख हो गया शांति, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, जॉय, क्लियर है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आपकी इच्छाएं पूर्ति हो जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स फेल नहीं हो रहे हैं, आपके मेरिट को प्रमोट किया जा रहा है, दीज ऑल आर थिंग, ये सुख है। ठीक है, एक व्यवस्था के रूप में अगर हम देखें तो उसका मूल है धर्म। अब ये जो धर्म शब्द है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसको सिंपल टर्म में लोग रिलीजन कह देते हैं, लेकिन इसके मूल धातु में अगर आप जाएंगे या फिर इसके वृहद रूप को अगर आप देखेंगे तो धर्म सोशल परिप्रेक्ष्य में होता है हार्मनी। ठीक है, समता, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रही है, लोगों में मोरल ऑब्लिगेशन है, एथिक्स है, रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, अपने कर्तव्यों को जान रहे हैं। तो जो भी कर्तव्यों का पालन कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि वो धार्मिक है। ठीक है, उसको जो कर्तव्य असाइन किया गया है। ठीक है, और राजा के परिप्रेक्ष्य में धर्म का अर्थ हो जाएगा न्याय, जस्टिस, जो हम लॉ कहे जाते हैं, नियम कहते हैं। तो सुख का मूल क्या है? धर्म है। धर्म मतलब व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। ठीक है, सब लोग अपने अपने असाइंड टास्क को कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। उसके बाद है धर्मस्य मूलम अर्थ। ठीक है, धर्म का जो मूल है वो अर्थ है, अर्थव्यवस्था। यहां पर अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम, पावर सिस्टम को अगर हम समझे कि लोग अगर प्रॉस्परस हैं, लोग धन अर्जित कर पा रहे हैं, गरीब नहीं है, प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो उनमें धार्मिक होने की टेंडेंसी, एक्चुअल धार्मिक होने की टेंडेंसी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, एंड अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थ का मूल है राज्य। ठीक है, अब कोई कंट्री का अगर स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो पावर वैक्यूम में, सिविल वॉर हो रहा है, सिस्टम ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि ये डेमोक्रेसी है कि क्या है, मतलब युद्ध पे युद्ध चले जा रहे हैं और व्यवस्था ही नहीं है, तो वहां पर अर्थव्यवस्था भी नहीं होगी, वहां पर धर्म नहीं होगा और वहां पर सुख नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेट का प्रेजेंस होना जरूरी है। यू सी, चाणक्य जो है, आप देखिए कैसे प्रॉस्पेरिटी से, धर्म से, फिर अर्थ से स्टेट तक आ गया ना। वो स्टेट का मूल क्या है? राज्य मूलम इंद्रिय जय। ऐसा राजा जो अपनी इंद्रियों को वश में रखा है, वो ऐसे स्टेट का निर्माण करता है जहां पर एक शानदार गुड गवर्नेंस वाली सिस्टम है, अर्थव्यवस्था आती है और सुख आता है। तो इस विद्या का लक्ष्य क्या है? एक लक्ष्य है इंद्रिय जय, लीडर का निर्माण करना, सेंसस को वश में रखने वाले लीडर का निर्माण करना, ये इस विद्या का एक लक्ष्य है। ठीक है, क्योंकि इंद्रिय जय का अगर निर्माण हो जाएगा तो ऐसे स्टेट का निर्माण हो जाएगा तो एंड में प्रॉस्पेरिटी लाएगा ही, योगक्षेम लाएगा ही। ये शब्द प्रयोग होता है अर्थशास्त्र में, योगक्षेम। ठीक है, सुख, समृद्धि, कल्याण, प्रॉस्पेरिटी, जो नहीं मिला है उसे प्राप्त करना, जो मिल गया है उसकी रक्षा करना, जो रक्षित है उसका वृद्धि करना, ये सब योगक्षेम के अंदर आता है। तो इंद्रिय जय, अब ये कैसे होगा? इसका जो मूल है वो है विनय। इंद्रिय जयस्य मूलम विनय। विनय सिर्फ नम्रता नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है, डाउन टू अर्थ होना नहीं है, ट्रेनिंग, स्किल, टैलेंट, ये पूरा एक जो है इसका एक सेंस में मीनिंग आता है कि एक जो ट्रेन्ड पर्सन है, स्किलफुल है, टैलेंटेड है, विद्याओं को जानता है, वो इंद्रिय जय हो सकता है। और उसका मूल, विनय का मूल, इस ट्रेनिंग का क्या मूल है? वृद्धोप सेवा।
ठीक है, लर्नेड ज्ञानी व्यक्ति के सत्संग में रहना, ये एक जो है एक सेंस है कि आप ट्रेंड होते हैं, आप एक्सपीरियंस होते हैं, आपको और समझ बढ़ती है। एक बचपन में हमें एक ट्रेनिंग दी गई थी कि आपको, मतलब एक बात कही गई थी कि अगर आपको ग्रो करना है तो दो तीन चीज ध्यान रख सकते हैं। आपके जो मित्र हैं वो आपसे बड़े होने चाहिए, एक हो सकते हैं एज में, दूसरा वो आपकी भाषा ना बोलते हो, एंड तीसरा वो आपके क्षेत्र से ना हो। तो अगर ऐसे व्यक्तियों का सानिध्य आपको मिलता है, संसर्ग मिलता है, सत्संग होता है, तो आप में विनय बढ़ता है। ठीक है, और वृद्ध सेवा या विज्ञानम, विज्ञानम, यस, दैट साइंटिफिक टेम्परामेंट, ऐसा नॉलेज जो व्यवहारिक हो, रियलिस्टिक हो, प्रैग्मेटिक हो, वो नॉलेज फिल्टर्ड होके विज्ञान में बदलता है। तो ये सारा जो एंड गोल है इस विद्या का, एक लक्ष्य है कि चतुष्टय, विद्या चतुष्टय प्राप्त करने के बाद कैसा सम्राट तैयार होगा। ठीक है ना, विद्या का परिणाम ये होगा कि उसकी बुद्धि में विकास होगा, उसका उसका इंटेलेक्ट बढ़ेगा। इंटेलेक्ट बढ़ेगा तो उसका योग शास्त्रों में रुचि बढ़ेगी, और योग से आत्मबल आएगा। देखिए, योग, ठीक है, आप जिस योग को जान रहे, कह रहे हैं कि हम हेल्दी रहेंगे, मेरा स्ट्रेस रिलीज होगा, एंजाइटी नहीं होगी, फोकस मेरा बढ़ेगा, ये सारे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं योग करने से। लेकिन योग सिर्फ ये नहीं करता है, योग और भी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाता है। और ये जो रुचि है एक डेप्थ में करना, सिर्फ प्राणायाम नहीं, और आगे बढ़ना योग शास्त्र में, तो ये जब आप इसके पूरे बेनिफिट्स को देखते हैं तब जाके आप योग करते हैं और आत्मबल बढ़ता है। तो ये इंद्रिय जय होने से राजा को क्या बेनिफिट मिल रहा है? ठीक है, ठीक है, एक सन्यासी होने के लिए, संत होने के लिए वो ध्यान कर रहा है। एक राजा को ऋषि जैसा ट्रेनिंग क्यों दिया जा रहा है, राजर्षि क्यों बनाया जा रहा है, राजा प्लस ऋषि? तो इंद्रिय का जो दोष है, हम कहते हैं कि सेंसेस का दोष क्या क्या है, मतलब वो हमें ही ओवर पावर करने लग जाती है, हमसे हमारा कंट्रोल छीन लेती है। काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, हर्ष। ठीक है, अब देखिए, जो स्पाई है, स्पाई का पूरा वर्ल्ड में नेटवर्क है, तो वो ट्रैप कैसे करते हैं लोगों को, या प्रोपागेंडा कैसे फैलाया जाता है, अगर इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूं, तो एक एक व्यक्ति है जो बहुत मेरिट वाला है, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहा है भारत में, लेकिन उसको सम्मान नहीं मिल रहा है। अगर उसे सम्मान नहीं मिल रहा और फॉरेन कंट्री उसको अपने कंट्री में बुला के अपनी टॉप यूनिवर्सिटी में उसको डेस्क दे दे, तो उसका जो अभिमान है वो बढ़ जाता है। उसको लगता है कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया गया मेरे कंट्री में, और देखो यहां पर मुझे इतना सम्मान मिल रहा है, मेरे पूरे जीवन के मेहनत को यहां रिगार्ड किया जा रहा है। अब ये जो व्यक्ति है ये माउथपीस बन सकता है आप ही के कंट्री के विरुद्ध, क्योंकि उसकी जो लालसा है, आकांक्षा है, वो फेमस होने की थी। उसको सक्सेस, उसको सब्जेक्ट में ठीक है मिला है, बट उसको लोग जाने, उसको सम्मान मिले। तो जो मान मिलने की जो है कि हमें वैल्यू मिलना चाहिए, ये जो है इंद्रिय जय राजा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला कि वैल्यू, उसको जो प्रिय लग रहा है, जो उसको मीठा मीठा बोल रहा है, जो उसको सम्मान दे रहा है, ऐसा नहीं कि वो उसके तरफ उसका इंक्लिनेशन चला जाए। यस, लोभ नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल के बहुत सारे कंट्रीज में प्रॉक्सी प्रेसिडेंट बैठा दिए जाते हैं, ठीक है, देश से उनको मतलब नहीं होता है, बट उनका पूरा पीढ़ियों का व्यवस्था कर दिया जाता है, बहुत पैसा वैसा खिला दिया जाता है। तो लोभ अगर है राजा में, तो अपने देश को भी बेच सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्रोध तो आप जानते ही हैं कि उसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। मद और हर्ष, ये जो फूल हार्डीनेस हम बोलते हैं कि एक्साइटमेंट में कुछ स्टेटमेंट दे देना, मतलब ये जो ओवर एक्साइटमेंट है, इमोशनल बैलेंस नहीं है चीजों को लेकर के, रिएक्शंस बहुत ज्यादा है, रिस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये सारा राजा का गुण नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो जजमेंट जो है उसकी अफेक्ट हो सकती है। तो चाणक्य यहां तक कहते हैं कि अपने शत्रु से घृणा मत करो, नफरत मत करो। ये योग में भी आता है कि शत्रु से घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर शत्रु को टैक्टिकली, स्ट्रैटेजिकली आपको हराना है, तो उसमें वो इमोशनली आप उससे जो आप उस पर जो आपका गुस्सा है, वो शायद पूरे सिचुएशन को बिगाड़ सकता है। तो आपको घृणा नहीं करनी है शत्रु से भी। तो ये सेंसस के ऊपर का जो बात है, एंड जो ट्रैप पैरामीटर्स है जो स्पाइस का है, जो हम बात करते हैं MICE, मॉनेटरी, आइडियोलॉजिकल, कोहेर्सन एंड ईगो। ठीक है, या तो पैसे से ट्रैप किया जा सकता है, या आइडियोलॉजिकली आपका इंक्लिनेशन किसी और तरफ बढ़ाया जा सकता है, या कोहेर्सन,
आपको मजबूरी में जबरदस्ती ब्लैकमेल करके करवाया जा सकता है। आइदर आप हनी ट्रैप हो गए, एंड लास्ट वन इज ईगो, कि आपके ईगो को ही कोई फीड कर करके आपको एक आपके राष्ट्र के विरुद्ध ही खड़ा कर दे। मतलब सिविल वॉर के लिए जो हम कहते हैं कि विपक्ष में एक ऐसा लीडर खड़ा कर दे जो ये MIC में फंस जाए, ठीक है, मॉनिटरी आइडियोलॉजिकल कोहेर्सन एंड ईगो। सो इंद्रिय जय अगर है, अगर व्यक्ति इंद्रिय जय है, राजा है या वैद्य भी है, अगर आप चरक संहिता अगर देखेंगे वैद्य की क्वालिटी में, वैद्य भी इंद्रिय जय है। क्योंकि अगर वैद्य को लगा कि सामने वाला बहुत ज्यादा क्राइसिस में है तो मुझे पैसे लूटने का बहुत अच्छा मौका मिला है, ठीक है, तो लोभ अगर वहां पर आ गया तो वो एक अच्छा वैद्य नहीं होगा। ये आयुर्वेद डिसाइड कर रहा है। तो वहां पर आयुर्वेदाचार्य को भी इंद्रिय जय बताया जा रहा है। तो रामायण आप देखेंगे तो रामायण में जो वनवास हो रहा है, तो भगवान श्री रामचंद्र कह रहे हैं कि इस वन में आके मेरा काम और क्रोध मेरे वश में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज है कि भारत के जो राजा हैं वो इंद्रिय जय ही रहे हैं, और इंद्रिय जय बनने की ही ट्रेनिंग उन्हें मिलती है। तो ये रहा विद्या का एंड गोल, और विद्या से क्या बेनिफिट हो रहा है, योग्य कौन है, ठीक है। अब हमको देखना भी है कि वो उस विद्या के लायक है कि नहीं है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन में ही पहचान लिया था कि इसे मैं विजिगीषु बना सकता हूं। अभी देखेंगे विजिगीषु शब्द का मतलब, लेकिन वो राष्ट्र, भारत राष्ट्र अगर है तो उस पर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य क्यों हो सकता है। तो उसमें क्या क्वालिटी दिखती है, शुश्रूषा, जिज्ञासा, सुनने की जिज्ञासा, आप में क्यूरियोसिटी नहीं है तो गेम इज ओवर। मतलब आपको मन ही नहीं है, नहीं जानना है मुझे, ठीक है, मुझे अर्थशास्त्र क्यों जानना है, ये 2300 ईयर एगो है, बहुत प्राचीन शास्त्र है, क्या पता आज ये रेलेवेंट है कि नहीं, बहुत ओल्ड टेक्स्ट है, ठीक है, तो मुझे नहीं जानना। क्योंकि आज की पॉलिटिकल सिस्टम, आज के लोग, सब कुछ बदल चुका है, तो क्यों मैं अर्थशास्त्र को देखूं या चाणक्य को सुनूं। तो सुश्रुषा होनी चाहिए, श्रवणम, लिसनिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली, ग्रहण, रिसेप्शन, जो कहा जा रहा है क्या आप उसको वैसे ही रिसीव कर रहे हैं जैसा कहा जा रहा है, या आपने बाइसेस प्रेजुडिस को लेके बैठे हुए और फिल्टर होके आप तक पहुंच रहा है। तो अगर ये फिल्टर विल्टर होके पहुंच रहा है, जो आपने जीवन भर ज्ञान अर्जित किया है, तो फिर समस्या है कि वो ज्ञान आप तक उस रूप में, उस तत्व रूप में नहीं पहुंचेगा। धारण, रिटेंशन होना चाहिए। सिर्फ समझ गए लेकिन व्यवहारिक नहीं है, वो फिर भूल जा रहे हैं, कनेक्टिंग द डॉट्स करने की कैपेसिटी नहीं आई अभी, तो धारण नहीं हो रहा है आपसे। देन विज्ञान, विज्ञान शब्द का अर्थ मैं बहुत ढूंढ रहा था, तो कई आचार्यों से बात करने के बाद एक एक बात है कि विशेष ज्ञान, मतलब विशेषण की भी विशेषता जो बतलाता है उसे हम विशेष कहते हैं। तो ऐसा ज्ञान जो सत्य से परिष्कृत है, टेस्टिफाइड है, वेरीफाइड है, एप्लीकेबल है इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, वो विज्ञान हो जाता है, ठीक है। ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, भौतिक जगत में आप इस नॉलेज को यूज कर सकते हैं। जो ज्ञान होता है वो मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए होता है, वो सेल्फ के लिए होता है, ठीक है। लेकिन जो विज्ञान होता है वो वेरीफाइड है कि हाँ ये सेट ऑफ रूल्स है, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप में ऊह पोह आएगा, तर्क वितर्क की क्षमता सही सही डेवलप होगी। अब अभी आप देखेंगे कि जो शुरुआत होती है किसी भी नॉलेज को लेने की, तो तर्क वितर्क से ही शुरुआत हो जाती है, ठीक है। सुषुषा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, सुनना नहीं है, ग्रहण नहीं करना है, धारण नहीं करना है, उस सब्जेक्ट की एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एंड तर्क करने उतर गए। जैसे आयुर्वेद का अगर कोई बात करने लगे, नहीं आयुर्वेद तो क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, वो तो प्रिवेंटिव मैनेजमेंट ही करता है, उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं है कि बीमारियों को ठीक कर पाए। तो ये हम लॉजिक लगा रहे हैं, जो हमारा एक सिंपल सा एक्सपीरियंस है देख के, हमारा वो साइंटिफिक फ्रेमवर्क या टेम्पलेट अभी मालूम नहीं है कि आयुर्वेद है क्या बेसिकली, ठीक है। तो सीधे तर्क वितर्क पे उतरना जो है वो एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। तो ये विद्या के योग्य कौन होगा। तो अब आते हैं जो विद्या है आज की। स्क्रीन पर 4 विद्या का एक आपको सेट दिख रहा है, उसमें से प्रथम ही आज बात करूंगा मैं, आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दंड नीति। तो जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, जिसको अर्थशास्त्र हिंदी में लोग कह दे रहे हैं, वो वार्ता शास्त्र है। संस्कृत में एक ऐसी व्यवस्था है कि एक शब्द के कई शब्द आते हैं कंटेक्स्ट को देख करके। जैसे धर्म का मैंने बताया कि कंटेक्स्ट को देख करके धर्म के अलग अलग अर्थ निकल कर आते हैं, ठीक है।
तो वार्ता शास्त्र इज कृषि, पशुपालन एंड वाणिज्य, इसको हम कहते हैं वार्ता शास्त्र। ठीक है, ये जो पाठ है। त्रयी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, अथर्ववेद का नाम नहीं है। अथर्ववेद चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं बताया जा रहा है, उसकी शिक्षा दीक्षा नहीं दी जा रही है। ये महान संतों के पास है, साधुओं के पास है, क्योंकि अथर्ववेद का ज्ञाता आदि दैविक समस्याओं से, विपत्तियों से राष्ट्र की मदद करता है, वो अथर्ववेद का ज्ञाता होता है। उसके लिए वो एडवाइजर रख लेंगे या साधु संत जो है पूरे समाज में, उनके लिए अथर्ववेद है। राजा के लिए है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंडामेंटल राइट्स हम बोलते हैं या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हम बोलते हैं, तो उसमें देखते हैं फ्रैटर्निटी है, इक्वालिटी है, फ्रीडम वर्ड आता है। उसके बेसिस पर पूरा सोसाइटी का फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल थॉट सिस्टम, जस्टिस का थॉट सिस्टम, हमारे सोचने का जो आचार व्यवहार है वो उस बेसिस पर आता है। तो राजा का जो धर्म और अधर्म की जो समझ होगी, वो जो सेंस आएगा, वो वेद से आएगा। ठीक है, तो वेद त्रय पूरा का पूरा 3 ग्रंथ आधार होगा राजा के परसेप्शन को बिल्ड करने का, क्या सही है क्या गलत है। वार्ता मतलब ब्लड लाइन ऑफ इकोनॉमी है, पूरा पैसे का जो बात हो रही है इसका भी नॉलेज राजा को होना चाहिए। राजा को अगर इकोनॉमिक सिस्टम की समझ नहीं है तो वो अच्छा राजा नहीं बनेगा। चौथा दिख रहे हैं दंड नीति है, राजनीति, शासन तंत्र, ये अंत में बताया जाता है। ये जो चौथी विद्या ये अंत में बताई जाती है। और दंड नीति ये इंश्योर करता है कि राजा की क्षमा, व्यक्ति की क्षमा और संत की क्षमा, ये तीनों अलग क्षमा होती है। जो पनिशमेंट होता है ये तीनों अलग होता है। संत जो है हर व्यक्ति को क्षमा करता है, उसे घृणा नहीं करनी है, क्योंकि उसे ध्यान में जाना है, उसे मुक्ति की मार्ग में जाना है, वो समाज का हिस्सा उतना नहीं है। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति की क्षमा है वो समाज को देख करके, फैमिली बैकग्राउंड को देख करके, सिचुएशन को देख करके, सोसाइटी को देख करके अपना लोगों को माफ करता है, क्षमा देता है। लेकिन जो राजा की क्षमा है वो इंट्यूशन पे ना होकर के दंड नीति, जो डिफाइंड सिस्टम है न्याय का, उस बेसिस पर करता है। तो उसमें अगर ये बात लिखी हुई है कि शत्रु भी अगर आपके आश्रय में आ रहा है तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये दंड नीति कहता है क्षमा नहीं कर देना चाहिए कि वो अतिथि रूप में है, आपके पास आया है। तो भारत में एक परंपरा रही है, जो अतिथि हम उसका सम्मान करते हैं, तो शत्रु भी आया है तो हम सम्मान करेंगे। तो ये, या उस पर अटैक नहीं करेंगे। तो जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का है कि जो होता है सिचुएशन, तो उसमें आप देखेंगे कि क्षमा का आ रहा है। तो चाणक्य की दंड नीति कहती है कि ये चीज आपको नहीं करनी है। तो ये 2, 3, 4 ये विद्या जो आपने देख ली, लेकिन इस विद्या को समझने की कैपेसिटी और ड्राइव ना कर जाए राजा डिक्टेटर बनने की ओर, ड्राइव ना कर जाए राजा कुछ और ना बन जाए, उसके पहले उसके बुद्धि का विकास, उसके सोचने समझने की क्षमता डेवलप करने के लिए एक विद्या का रिक्वायरमेंट है, वो है आणविक्षकी। उसी राजा के पास एडवाइजर्स होते हैं, अमात्य होते हैं, मंत्री होते हैं। ठीक है, एक विभाग है वेपन का है, ठीक है, आर्म्स का है, एक बिजनेस का, एक एग्रीकल्चर का, एक माइंस का है, एक वाटर कैनाल रिवर सिस्टम का, एक है कि बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज है। तो अलग अलग एडवाइजर्स हैं ना। राजा में तो ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये जो एडवाइजर्स हैं, ये जो बात कर रहे हैं, एक तो राजा को समझ में आनी चाहिए। राजा एक्सपर्ट नहीं हो सकता सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है, लेकिन राजा को इतनी समझ होनी चाहिए कि ये चीज सही है या गलत है। डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपको हर विषय का ज्ञान नहीं तो उसके फंडामेंटल्स तो आपको समझ में आनी चाहिए। तो वो कैपेबिलिटी बिल्ड करनी होगी। सोचिए एक ऐसा मंत्री है आज की अगर व्यवस्था में देखें, और उसको एजुकेशन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट की समझ नहीं है। उसको लगता है जैसे कि माइंस में बहुत ज्यादा रेवेन्यू है, ठीक है, एजुकेशन में मुझे क्यों इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो या उसके जो एडवाइजर्स है वो एडवाइस किए जा रहे हैं कि नहीं आपको राज्य में ऐसी करनी चाहिए, तो आप देखिए कितनी अच्छा व्यवस्था आती है, लेकिन वो रिसीव नहीं कर पा रहा है उस बात को। वो जो मंत्री है नहीं रिसीव कर पा रहा है, तो क्या पॉलिसी मेकिंग या पॉलिसी एग्जीक्यूशन उस दिशा में हो पाएगी। तो राजा में सब्जेक्ट्स को ग्रहण करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये अलग अलग सब्जेक्ट, साइंस भी होगा उसमें, ठीक है, बिजनेस भी होगा उसमें, उसमें सोसाइटी भी होगी, साइकोलॉजी ऑफ पीपल भी होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो जो राजनीति शब्द है, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एक समय तक ये रहा था कि जो आईएएस बन गया, ठीक है, वो लाइफ का बहुत बड़ा सक्सेस है उसके लिए, ठीक है, उसने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। तो राजनीति का अभी सबसे बड़ा सक्सेस क्या है? पावर में आ जाना, ठीक है, टिकट मिल जाना, ये राजनीति का। तो राजनीति इसी के अराउंड ज्यादा होती है कि जो एग्जिस्टेंस है कि
मुझे पावर से कोई हटा ना दे। तो राजनीति इसी के अराउंड चल रही है। लेकिन एक्चुअल में राजनीति ये है कि जब आप पावर में आएंगे तो आप योगक्षेम कर पा रहे हैं कि नहीं, पूरे राष्ट्र का जो है वो वृद्धि समृद्धि कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको राजनीति कहते हैं। और राजनीति राजनीतिज्ञ सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञाता नहीं होगा, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स समझने की जो क्षमता है वो होगी। तो इस सेशन के शुरुआत में मैंने कहा था जो महाभारत में है, सांख्य जैसा कोई ज्ञान नहीं है और योग जैसा कोई बल नहीं है। तो योग से तो आत्मबल आ गया, ठीक है, बट ये जो नॉलेज को समझने की कैपेसिटी है वो सांख्य से आ रही है, जो आन्वीक्षिकी का एक पार्ट है। ठीक है, आन्वीक्षिकी के 3 पार्ट है, सांख्य, योग और लोकायत। तो इलॉन मस्क पे एक बार जब मैं देख रहा था कि इस बंदे को इतनी ज्यादा समझ कैसे है, ये इतना ज्यादा इनोवेटिव कैसे हो सकता है, सीरियल एंटरप्रेन्योर बना हुआ है, तो ये सोचता कैसे है। तो ये पता चला कि एजुकेशनल बैकग्राउंड में इंजीनियरिंग वाला पार्ट अगर हम नहीं बात करें, हम अगर साइंस की बात करें, तो फिजिक्स में ये पीएचडी की ओर जा रहा है और कहता है कि काउंटर इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग मुझे फिजिक्स पढ़ने से मिली। तो फिजिक्स तो साइंस हो गया, बट उसको पढ़ने के दौरान उसमें ये कैपेबिलिटी आई कि जो चीज काउंटर इंट्यूटिव है, जो ऑब्वियस नहीं है कि जीवन में ऐसा भी हो सकता है क्या, इन चीजों को समझने का और कुछ अलग सोचने का, रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड क्रिएट करने की जो कैपेसिटी है, वो ये फिजिक्स में आगे पढ़ने के बाद इलॉन मस्क को आ रही है। तो एक राजा को भी सन्यास के लिए या मुक्ति के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, वो तो करना ही है उसे, उसका जब सन्यास धर्म आएगा, लेकिन उसमें सांख्य दर्शन अगर उसने समझ लिया तो उसकी कैपेबिलिटी, थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी, बुद्धि को स्थिर रखने की क्षमता, एक 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 ड्रास्टिक सिचुएशन में, क्राइसिस के टाइम में अपने माइंड को स्टेबल रहने की क्षमता ऐसे व्यक्ति को आ सकती है जो सांख्य दर्शन का ज्ञाता है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन को ऑब्वियसली पूरा आज हम डिस्कस कर ही नहीं सकते, मोर देन 100 आवर्स सेशन लग जाएगा, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है और हम कहां पर आते हैं, और फंडामेंटल पार्टिकल क्या है इस पूरे ब्रह्मांड का। तो सत्व रज तम, इसको हम बार बार सुने हैं बचपन से, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी अगर एनालॉजी मैं देना चाहूं तो जैसे कंप्यूटर के पास अगर हम आते हैं तो हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम 1-0, डिजिटल सिस्टम से कंप्यूटर में क्या आया, एक वीडियो का फॉर्मेशन हुआ, तो रूप दिया इसने, फॉर्मेशन, और साउंड भी आता है कंप्यूटर से। ठीक है, एक साउंड आता है, तो शब्द। ठीक है, कान एज अ रिसेप्टर है मेरा कंप्यूटर में और मेरा आंख है, लेकिन कंप्यूटर से फ्रेग्रेंस नहीं आ सकता जिसकी भी वीडियो चल रही है, आप टेस्ट नहीं कर सकते जो भी वीडियो में फूड है। ठीक है, आप स्पर्श नहीं कर सकते, है ना। तो आप देखिए जो कंप्यूटर है वो डिजिटल सिस्टम है, वो बाइनरी है, तो उसने दो ही चीजों का निर्माण कर पाया वो सृष्टि में। ठीक है, जो भी हमारे सेंसेस हैं, 5 सेंसेस है ना, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा जो हम कहते हैं, तो सत्व रज तम ये टर्नरी सिस्टम, ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन, और इसी के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से सारी चीजें बनी हुई हैं। और 5 तन्मात्राएं आपको दिखती हैं, 5 जो हम रिसीव करते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। तो फूड में भी बात होती है, व्यवहार में भी बात होती है, अलग अलग जगह ये सात्विक वर्ड बार बार आने लगता है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है सांख्य दर्शन की, और यहां पर आप देखेंगे कि मन जो है वो महत के बाद इवॉल्व हो रहा है, अहंकार के बाद इवॉल्व हो रहा है। इसका मतलब मन को कंट्रोल बुद्धि कर सकती है, तो बुद्धि का जो प्रयोग करेगा वो बुद्ध हो जाएगा, और बुद्धि का प्रयोग जो नहीं करेगा वो बुद्धू हो जाएगा। तो ये अभी बहुत सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशंस मैं दे रहा हूं, बट सांख्य दर्शन पूरे डेप्थ में एक एक एलिमेंट को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो मेरे में जो क्रियोसिटी है और मेरा जो परसेप्शन है जीवन को देखने का, वो बदलने लग जाता है। पुरुष और प्रकृति को अगर आप समझने लगे, शिव और शक्ति को समझने लगे, तो सांख्य दर्शन से सोचने की क्षमता, परसेप्शन, दर्शन जीवन का डेवलप हो रहा है। योग पे मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर जो तीसरा जो अनवीक्षिकी में आ रहा है वो लोकायत आ रहा है, चारवाक। चारवाक दर्शन वेद विरुद्ध माना जाता है, ऐसा दर्शन शास्त्र जो पसंद नहीं किया जाता भारत में। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को क्यों सिखाई जा रही है? ठीक है, ये जानने वाली बात है कि एक नास्तिक
ज्ञान जो है चंद्रगुप्त को क्यों दिया जा रहा है। तो एक कमजोर व्यक्ति एक समाज में जब उसके साथ कुछ बुरा होता है, वो कष्ट से अगर गुजर रहा होता है, तो वो ये एक न्यायिक व्यवस्था का रिकॉल करता है कि जीवन पाप और पुण्य पे निर्धारित है। सामने वाले के साथ भी बुरा होगा जिसने मेरे साथ बुरा किया है, क्योंकि एक है कोई सुप्रीम परमात्मा जो ये सारे जस्टिस सिस्टम को देख रहा है। ठीक है। और शायद मैंने पाप किए होंगे पूर्व जन्म में, तो मुझे उसका फल मिल रहा है। तो ये फाइनली इन एक्शन में बदलने लगता है। जब भी आप मायावादी होने लग जाते हैं, इस व्यवस्था में आने लगते हैं, पाप और पुण्य को ही सब कुछ बेसिस बनाने लगते हैं, तो एफर्ट्स लगाने की जो 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 जील है, जो आपका एक्साइटमेंट है, वो लूज हो जाता है कि नहीं, सब कुछ तो लीला है, हम कर ही क्या सकते हैं। ठीक है। तो राजा को ये 1000 ईयर की जस्टिस सिस्टम में नहीं आना है, क्योंकि उसका जो शासन तंत्र है 20 साल, 25 साल, 75 साल, मतलब एक साम्राज्य में जस्टिस न्याय उसे करना है। तो कुछ पाप हो रहा है समाज में, तो वो व्यवस्था, उसका जो पाप का फल है वो न्यायिक व्यवस्था कर रही है, जुडिशियरी कर रही है, पुलिस कर रही है। ठीक है। तो वहां पर विघ्नहर्ता कौन है? स्टेट है। अगर कुछ क्राइम हुआ, इमीडिएट क्राइम हुआ, तो हम बोलेंगे कि एक 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 चार्वाक दर्शन वाला व्यक्ति ये कहेगा कि पाप तो शरीर ने किया है, तो अगले जन्म में उसे क्यों फल मिलना चाहिए? इस शरीर को ही फल मिलना चाहिए, इस मन को ही यहां पर उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो वेद त्रयी तो बताया जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य को, ऐसा नहीं कि उसे नास्तिक ही बनाया जा रहा है, लेकिन वेद त्रयी के बाद भी न्यायिक व्यवस्था के लिए, जस्टिस सिस्टम के लिए उसको ये बताया जा रहा है कि विघ्नहर्ता स्टेट है। और गणपति जो है, जैसे हम भगवान गणेश को कहते हैं, तो गणराज्य का जो ईश है वो गणेश हो गया। तो भारत में भी ये परंपरा रही है कि भारत का जो राजा रहा है उसे हम विष्णु का अंश कहते हैं। आप छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ लीजिए, भगवान श्री रामचंद्र तो है ही अवतार। ठीक है। तो जितने भी राजा हुए उन्हें कहा जाता है कि वो विष्णु के एक अंश हैं। तो एक ऑथोरिटी हो जा रही है। तो पाप और पुण्य जो है, जो एक एक फ्रेमवर्क जो था कई जन्मों का, वो उसको रिड्यूस करके भौतिक जगत में लाया जा रहा है कि अभी हमें इस न्याय का फैसला, न्याय करना है। तो आप देखिएगा कि जो इमेज है भारत की, कहते हैं कि अरे भारत में अध्यात्म ठीक है, लेकिन लोग स्केपिस्ट हैं, लोग मेटेरियलिस्टिक नहीं है। लेकिन यहां पर चाणक्य जो है ये इंश्योर कर रहे हैं कि राजा जो है एक व्यवहारिक रूप से न्याय करने में सक्षम रहे। और वैसे भी जो सांख्य और योग का ज्ञाता हो जाएगा, वो वैराग्य उसको प्राप्त होने लगता है, तो वो कहीं शासन को छोड़ के ना चला जाए। ठीक है। तो ये काउंटर बैलेंस करने के लिए उसके दर्शन को, उसके पर्सपेक्टिव को, लाइफ के पर्सपेक्टिव को, कि चार्वाक की भी कुछ अच्छी बातें हैं जो राजा को ट्रेनिंग में मिलनी चाहिए। ठीक है। तो योगक्षेम जो मैंने बात की थी कि सुख, समृद्धि, कल्याण, ठीक है, ये योगक्षेम है, ये लक्ष्य है कि राष्ट्र का हमें योगक्षेम करना है। और राजा कैसा होगा? विजिगीषु। ठीक है। तो हमने शब्द सुना है राजा, फिर सुना है महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट। विजिगीषु इसके एक लेवल ऊपर हो गया। विजिगीषु इन ऑलवेज कांस्टेंट मोड, जिसमें विजय की एक्सट्रीम उत्कंठा है, जो आत्मबल से युक्त है, जो अर्थशास्त्र कह रहा है कि भूमि को वो प्राप्त कर रहा है तो उसकी रक्षा कर रहा है, उसकी वृद्धि कर रहा है, कॉन्करर है। ये जो है विजिगीषु है। और उसमें कितने प्रकार के बल हैं? आत्मबल, जो कहां से प्राप्त हुआ? योग से। ठीक है। ज्ञान बल, कोश बल, विक्रम बल, दंड नीति का आश्रय, द्रव्य प्रकृति से संपन्न, रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस ऑब्वियसली उसके पास होने चाहिए, तभी वो विजिगीषु बन सकता है। तो एक बार अगर मैं रिकॉल करना चाहूं कि आज जो हमने बात की चाणक्य के बारे में, तो चाणक्य जो है जो तक्षशिला से आ रहे हैं, वो ऐसी व्यवस्था को देखते हैं जहां पर अधर्म बहुत फैल रहा है, प्रजा दुखी है। तो चाणक्य बार बार ये कहते हैं अर्थशास्त्र में कि प्रजा के हित के लिए जो सोच रहा है वही असली राजा है। और राजा जो है वो इंद्रिय जय है। इंद्रिय जय अगर नहीं है तो वो किसी भी रूप में वो ड्राइव हो सकता है, किसी भी दिशा में जा सकता है। और जिसकी इंद्रिया वश में नहीं है, उस नेबरिंग स्टेट को भी अपने साथ मिलाया जा सकता है,
या उसको युद्ध में हराया जा सकता है, क्योंकि उसमें इंद्रियों का दोष है। वो क्रोध में कुछ गलत डिसीजन ले सकता है, वो हड़बड़ी में, एजिटेशन में कुछ और गलत फैसला ले सकता है। तो ये जो है इंद्रिय के जो दोष हैं वो जीतने में भी मदद कर रहे हैं। तो उसको जो ट्रेनिंग मिल रही है कि इतने सारे दोस्त हैं, तो वो शत्रु कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, प्रोपागेंडा कैसे फैलाना है। ठीक है, प्रोपागेंडा फैलाना इज अ पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी, या जो दूसरे देशों के कंट्रोल करने का जो पूरा नियम है वो चाणक्य भी अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये लगता है सुन के कि भारत में तो धर्म मूल रहा है चीजों का, है ना, अर्थ और काम के मूल में धर्म है, लेकिन चाणक्य कह दे रहे हैं कि धर्मस्य मूलम अर्थ, ये थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट है कि अर्थ को बेस में ला रहा है। तो ये एक 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 हमारे सारे शास्त्र एक पॉइंट पर एक मतलब कॉमन है, वो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि कलयुग में धर्म का पैर एक ही है, उसका जो लेग है, जो हम कहते हैं चार पैर है सतयुग में, कलयुग में धर्म का एक ही पैर है, उसको भी हम सत्य कहते हैं कि कलयुग में भी आपको सच बोलने वाले लोग मिलेंगे। और जनरली लोग ऐसे भी कहते हैं कि मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूं तो भी हम लोग अच्छे लोग हैं। दूसरों के लिए त्याग नहीं होना, त्याग होना, मदद करना, हेल्प करना, ये तो बहुत अलग रूप की बात हो गई। तो लोग अभी अपने आप को ये मानते हैं कि हम सच बोल रहे हैं और हम दूसरों का बुरा नहीं कर रहे हैं तो हम धार्मिक हैं। तो ये धर्म का यही पैर बचा हुआ है कलयुग में। तो सिर्फ धर्म से आप पूरे राष्ट्र को संभाल नहीं सकते हैं, उसके बेसिस में है अर्थ। अगर प्रॉस्पेरिटी नहीं है, समृद्धि नहीं है, राजा इंद्रिय जय नहीं है, तो शायद धर्म नहीं आपको दिखे। तो जो तालाब है, अगर आप अपने पैसे से जो तालाब अगर बनवाते हैं तो उसमें हंस का जोड़ा भी आके पानी पी सकता है। आप प्रॉस्परस हैं तो आप दान कर सकते हैं, तो ऑलरेडी आप धर्म करेंगे अगर आप मतलब कैपेसिटी जो है आपके धार्मिक कार्य करने की, परोपकार करने की, वो बढ़ जाती है अगर आप प्रॉस्परस हैं। ठीक है, और चाणक्य कहते भी हैं कि दान देने की भी क्षमता के अनुसार आप दान देना चाहिए और सामने वाले को देखकर दान देना चाहिए। तो ये चीजें हैं कि चाणक्य प्रथम विद्या से चंद्रगुप्त मौर्य की सोचने की क्षमता, बुद्धि, मेंटल कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद वेदत्रयी, वार्ता और दंड नीति आ रही है। आप अगर ध्यान से देखेंगे कि सांख्य में ऐसा क्या है कि एक राजा में मेंटल कैपेसिटी जो है वो बिल्ड हो जा रही है। ठीक है, तो जो द्वितीय अध्याय है भगवत गीता का, वो सांख्य योग के नाम से प्रचलित है। ठीक है, सांख्य जैसा कोई ज्ञान नहीं है, योग जैसा कोई बल नहीं है। तो वहां पर एक एग्जाम्पल दिया जाता है, और यमराज भी आचार्य के रूप में जब नचिकेता को समझाते हैं तो एक एक मेटाफर, एक एग्जाम्पल दिया जाता है, एक दृष्टांत दिया जाता है कि एक रथ है, रथ पे आप सवार हैं। ठीक है, और रथ के जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं आपकी, आपके सेंसेस हैं, जो भौतिक जगत से जिसका सामना होता है। ठीक है, उस पे जो सारथी बैठा हुआ है, वो जो सारथी है वो बुद्धि है। ठीक है, तो आत्मा रूपी आप सवारी मतलब बैठे हुए हैं, बुद्धि है जो आपका सारथी है, उसको आपने मैप दे दिया। ओके ठीक है, मैप दे दिया, और मैप के अनुसार हाँ मुझे यहां जाना है, तो क्या रथ जो है वहां जा पाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि होगा क्या कि अगर अनट्रेन्ड हॉर्सेस है, ऐसे घोड़े को बांध दिया गया है, और घोड़े पे भी चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य और घोड़े की एक एक प्रवृत्ति है कि जब चना खिला रहे हैं तो बड़ा बहुत अच्छा व्यवहार करता है, जैसे ही रथ पे बांध देते हैं तो अजीब सा व्यवहार करने लगता है। तो एक व्यक्ति भी आपको सभ्य लग सकता है, बहुत ही सात्विक लग सकता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में पावर आता है वो बदल सकता है, उसका रूप बदल सकता है। ठीक है, तो विनय चाहिए उस घोड़े को, उस घोड़े को ट्रेनिंग चाहिए। और ये ट्रेनिंग होने के बाद ये जो बुद्धि है और इंद्रियों का जो संबंध है, ये कैसे हो रहा है? घोड़े की लगाम। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं मन। ठीक है, तो सांख्य दर्शन में एक रिलेशनशिप बताया जा रहा है कि इंद्रियों का सीधा संबंध है मन से, बुद्धि से नहीं है। इसीलिए व्यक्तियों में अगर बुद्धि हो तो जरूरी नहीं कि वो एक्शंस ले रहा है, ठीक से एग्जीक्यूट कर रहा है, आपको उसमें प्रमाद दिखेगा, आप में उसको इनकंसिस्टेंसी दिखेगी, आप में उसको प्रोक्रेस्टिनेशन दिखेगा। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि हमें मन पे फोकस करना था। बुद्धि सबके पास होती है, हर बच्चे को विद्यालय में भी पता होता है मैं पढ़ता तो फर्स्ट कर जाता, लेकिन मन नहीं करता है उसका पढ़ने का। ठीक है, तो फोकस मेरा है मन। ठीक है, तो रथ अगर अच्छे से चलना है तो इंद्रिय मन मेरे वश में है, तो बुद्धि अपने आप ड्राइव करेगी सिस्टम को, व्यवस्था को। ठीक है,
तो ये ज्ञान जो है ये है, हम कहते हैं थियोरेटिकल है। सांख्य में जितनी भी बातें होगी हम बोलेंगे क्रोध नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो ऐसे आप जानती हैं कि ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों में, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ठीक है योग करो और सात्विक भोजन खाओ, तो देखो तुम्हारा एग्रेसिवनेस घटेगा। वैसे जो भी फूड को वैसे समझते नहीं है वो तो बोलेंगे नहीं खाने से कैसे हो जाएगा, बट ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है। आप खुद कुछ फूड कैटेगरी को, जो भी नॉनवेज है वो जानते हैं कि जब नॉनवेज वो खाते हैं तो उनमें एग्रेसिवनेस वो थोड़ा सा चेंज आता है, मेंटल चेंज भी आता है, मानसिक तौर पे भी आता है। तो मन के ऊपर जो हम कहते हैं हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो मन के अराउंड मेरा जो है ट्रेनिंग होता है। तो मन जो है उसको हम जैसे कहते हैं कि जो वृत्तियां हैं, जो डिस्टरबेंस है, हमारा जो नॉइज है दिमाग में, इधर कभी गया उधर कभी गया, फोकस्ड नहीं है। और फोकस्ड नहीं है तो वो पावरफुल नहीं होगा। वैसा मन जो 10 जगह बटा हुआ है वो कभी पावरफुल नहीं हो सकता है। तो कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध अथ योग अनुशासनम। ठीक है, योग एक अनुशासन है, ज्ञान नहीं है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा आप सुनेंगे, उसके आप सुनेंगे, लेकिन यहां पर है कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, सीधा एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है योग। और इससे चित्त की वृत्तियां जो है वो रिड्यूस होती हैं, सेसेशन होता है, रुकता है, निरोध होता है। तो जब भी आप ये इंद्रियों के अनुसार डिसीजन लेने लगते हैं, जैसे कि आपने कोई भोजन देखा और आपको मन कर गया खाने का, आपने पहले से डिसाइड नहीं किया था कि मुझे वो भोजन खाना है, तो इंद्रियां देखा और उसका जो रिलेशनशिप बना, वो जो इमेज बना माइंड में, उससे मेरा मन बदला और मन से फिर मैंने एक डिसीजन लिया। तो इंद्रियों के हिसाब से हमारा डिसीजन ज्यादा चलता है। किसी ने कुछ बोला, हमारे कान में गया, फिर उसके अनुसार मेरा मेंटल परसेप्शन बना और फिर हमने कुछ और बोल दिया, ठीक है। तो इंद्रियों से सारा डिसीजन आप लेंगे और ये बोलेंगे कि आज मेरा मूड नहीं कर रहा है ये, तो मैं ये नहीं करूंगा। तो मूड पे जीवन जब आप छोड़ते हैं मन पे, तो वो घोड़े जो है, घोड़ों को छोड़ दोगे, आपकी जो खाना है, घास खाना है, चना खाना है, आपको जिधर जाना जाओ, तो रथ जो है किसी एक जगह नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो योग भी आपके आत्मबल को बढ़ाने के लिए, आपको पावरफुल बनाने के लिए, आपको मानव से महामानव, इंद्रिय जय बनाने के लिए, सम्राट बनाने के लिए एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये आपको करना है। और लेकिन उसके प्रति हमारा इंक्लिनेशन, हमारी कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी अगर हमें उसका ब्रॉडर बेनिफिट नहीं पता है। तो ये कब हो रही है, जो हम कह रहे हैं शुरुआत में मैंने कहा कि वृद्धों सेवा, वृद्धों के पास, लर्नेड मैन के पास जीवन का सार जब आप उनसे जानते हैं, समझते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, आप टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग हो रही है एक्सपीरियंस लर्नेड मैन के पास, तो आप में रुचि बढ़ रही है। क्या रुचि बढ़ रही है? स्वाध्याय करने की, शास्त्रों को पढ़ने की। तो शास्त्रों को पढ़ने से हम कहते हैं हमारा पड़ोसी कौन है, हमारे माता पिता कौन है, हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है, हमारे मित्र कौन से, ये सारे लोग मिलके हमारा डिसीजन लेते हैं या डिसाइड करते हैं कि हम क्या बनेंगे। आप वही होते हैं जो आप 5 लोगों के साथ समय बिताते हैं। तो शास्त्रों में रुचि बढ़ने के बाद आप समाज से थोड़ा अलग होने लग जाते हैं, ठीक है। इसलिए गुरुकुल को जो है वो वनों में क्यों बनाया जाता था कि एक स्टूडेंट जो है स्कूल में कुछ पढ़ रहा है कि उसे सच बोलना चाहिए, लेकिन घर आके अपने पड़ोस में वो देख रहा है कि झूठ बोलने से फायदा हो रहा है। तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी जब वो लर्निंग करता है, वो सीखता कुछ और है टेक्स्ट में और देखता कुछ और है, तो कभी भी उसको एसिमिलेट, ग्रहण नहीं करता है। तो गुरुकुल में जो हम कहते हैं कि एथिकली एक एक ऐसा मोरली साउंड व्यक्ति का हम निर्माण कर रहे हैं जो समाज में फैली हुई कुरीतियों के हिसाब से अपने सोचने की क्षमता नहीं विकसित कर रहा है, ठीक है। समाज में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम मेंटल परसेप्शन अगर बना के गए तो हम वो साधारण व्यक्ति बनते हैं, लौकिक व्यक्ति बनते हैं। हम कभी विजनरी नहीं बन सकते, हम लीडर्स नहीं बन सकते। तो लीडर्स और विजनरी बनने के लिए आपको अवेयरनेस लेवल बढ़ानी पड़ती है, आपकी ऑब्जर्वेशनल लेवल बढ़ानी होती है। आप चीजों को क्या दूसरे एंगल से देख सकते हैं, क्या आप में पूर्व पक्ष है क्या, ठीक है, जो हम कहते हैं उत्तर पक्ष की। ठीक है, मुझे मेरा परिप्रेक्ष्य तो समझ में आ रहा है, सामने वाला जो कह रहा है उसकी समझ है क्या मेरे में, जो हम कह रहे हैं, ठीक है। जैसे सोशलिस्ट और एक कैपिटलिस्ट दो डिबेट कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे का पता नहीं है, एक अगर हम कहें तो वो जो डिबेट है वो कहीं नहीं जाती है फिर। तो योग जो शास्त्र है वो आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा रहा है, लेकिन उसमें अग्रसर होने के लिए आपकी रुचि होनी चाहिए, और वो रुचि, वो फ्रेमवर्क सांख्य से आ रही है, ठीक है। और सांख्य में एक एक ये भी बात आती है कि एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस होता है, मतलब एक चेतना होती है जो जो ब्रह्मांड की एक चेतना है, जिसको हम कहते हैं महत तत्व है।
उसके अंदर अहंकार होता है, उसके बाद सारे एलिमेंट्स का निर्माण होता है, और लास्ट में पंचभूतों का निर्माण होता है। लास्ट में इन चीजों का निर्माण होता है। तो कोई एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस है, एक चेतना जैसी भी चीज होती है। तो जब भी इस तरह की समझ आने लग जाती है तो राजा का जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा बदलने लग जाता है, ठीक है, और वो शुद्ध होने लग जाता है, वो इंद्रिय जय होने लग जा रहा है। तो ये चीजें गुरुकुल से तो होते ही जा रही है, लेकिन उसकी न्यायिक कैपेसिटी, निर्णय लेने की कैपेसिटी और नॉलेजेस को समझने की कैपेसिटी जो वो इन विद्याओं से आ रही है। तो वार्ता पे जो मैंने बात की थी वो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है। जो इकोनॉमिक्स टर्म में अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र एक सही शब्द नहीं होगा, ठीक है, अर्थशास्त्र आप कह सकते हैं, लेकिन वो वार्ता शास्त्र बेहतर है अगर हम उसे कहें तो, ठीक है। और अथर्ववेद पे मैंने बात की कि वो राजा नहीं उसका ज्ञाता है, क्योंकि जो दुख होता है वो तीन तरह का दुख होता है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इन तीनों का ही समाधान हमें करना होता है। वैसे सांख्य दर्शन में बताया जाता है कि सांख्य दर्शन का ज्ञान होने पे आप ये तीनों दुखों को कंट्रोल कर सकते हैं। आदि दैविक मतलब प्राकृतिक आपदाएं, कोविड एक आदि दैविक प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम जो आप अपने इस्टेब्लिश्ड रिसोर्सेज से उसको सीधा सीधा सॉल्व नहीं कर सकते। डिजास्टर आ गया कोई, तो वो सॉल्व करने की कैपेसिटी अथर्ववेद के ज्ञाता में है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य में ये मेरिटोक्रेसी की भी बात जो है बहुत पुश कर रहे हैं कि हमें मेरिट को प्रमोट करना चाहिए, हमें हमें रिवॉर्ड करना चाहिए, हमें पनिश करना चाहिए, और अपने इंट्यूशन का या हमारा जो एक वैल्यूज होता है लाइफ का, उसके बेसिस पर राजा को डिसीजन नहीं लेना है। वो आधार हो सकता है, बट डिसीजन मेकिंग में दंड नीति जो संविधान है उसके बेसिस पर जो है वो डिसीजन लेना है। तो कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाए कि नीति शास्त्र में क्या है, धर्मशास्त्र में क्या है और अर्थशास्त्र में क्या है, तो मानेंगे किसको? ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, तो हम मानेंगे अर्थशास्त्र को। ये भी चाणक्य कह रहे हैं कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है तो अर्थशास्त्र जजमेंट के लिए, आखिरी न्याय के लिए अर्थशास्त्र को हम रेफर करेंगे, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के विषय के बारे में मैंने बात कर दी कि एक्चुअल में उस भूमि को जीतने का उपाय है जहां पर मनुष्यों का निवास है, ठीक है। और थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि एक्सपेंशनिस्ट हैं चाणक्य, ठीक है, और ऑब्वियसली मगध साम्राज्य जो है उसका एक्सपेंशन किया ही गया है और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए पूरी पूरी व्यवस्था बनाई गई है। तो राजा इसमें सेंटर है। आप देखेंगे अगर सप्तांग मॉडल पे जो बात होती है अर्थशास्त्र में, राजा ही इसका आधार है, और उसी के अराउंड जो हम कहते हैं कि उसके बाद अमात्य आते हैं, फिर जनपद, दंड, दुर्ग, कोश और मित्र, एलाइज, ठीक है। एलाइज जो है ये राष्ट्र का ही पार्ट है, ये अलग नहीं है राष्ट्र से। जो आपके मित्र राष्ट्र हैं, क्योंकि वही आपके बुरे वक्त में आपको सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह की लर्निंग लेके चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो आगे बढ़ रहा है, योग से अपने आप को, अपने आत्मबल को बढ़ा रहा है, सांख्य से ज्ञान बल को बढ़ा रहा है, उत्साह से विक्रम बल को बढ़ा रहा है, कोश से, ट्रेजरी से कोश बल को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये सारे बलों को अर्जित करके वो एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण कर रहा है। तो एक मेरी क्यूरियोसिटी ये रही थी कि आप ये देखिए कि एक बड़े राष्ट्र का निर्माण कहां से हुआ। तो हम कहें कि अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा बना, उसका निर्माण किसने किया? आचार्य चाणक्य ने। और आचार्य चाणक्य कहां से आ रहे हैं? तक्षशिला से। तो आप देखिएगा कि जब से नालंदा और तक्षशिला का डिक्लाइन हुआ है, वो खत्म हुआ है, भारत का डिक्लाइन आपको दिखेगा। और जब से कैम्ब्रिज का उद्भव दिखेगा आपको 800 साल पहले, तब से आपको वेस्ट का उद्भव दिखेगा। तो इकोसिस्टम जो है मतलब इंस्टीट्यूशनल जो हमारा बिल्डअप है, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर कैसे लोग बैठे हुए हैं, क्या इंद्रिय जय लोग बैठे हुए हैं कि प्रोपेगेंडा के लिए काम कर रहे हैं, कि पैसे के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं, ठीक है, या मान के लिए कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, या है ना, मतलब या किसी क्रोध में कर रहे हैं, या उन्हें सम्मान नहीं मिला इसलिए कर रहे हैं। तो ये जो चीज है कि कार्य करने की क्षमता, मेरिटोक्रेसी सबसे अच्छी तब आएगी जब आपको अवार्ड की आकांक्षा नहीं है, आपको कोई रिगार्ड करे या ना करे, आपको अपने कर्म के प्रति बहुत ज्यादा रुझान है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप अगर आप बिल्ड कर रहे हैं तो बहुत ही तगड़े राष्ट्र का निर्माण करेंगे। लेकिन ये किसी इंस्टीट्यूशन में बिल्ड होगा, किसी इकोसिस्टम में बिल्ड होगा जो तक्षशिला रही और उनको आना पड़ा
पाटलिपुत्र, क्योंकि भूमि के प्रति जो उनका लगाव है, उनका जो प्रेम है, वो प्रतिलक्षित होता है कि पूरा राष्ट्र ही विध्वंस उसका ना हो जाए, और फिर जो यवन है, जो हम कह रहे हैं यवन जो है, पूरे राष्ट्र को ही अपने हक में अपने साथ ना मिला ले, और यहाँ की फिर संस्कृति और पूरी जो ज्ञान विज्ञान है वो पूरा नष्ट ना हो जाए। तो आप सोचिए कि ये कोई पॉलिटिकल कंसल्टेंट नहीं है, एडवाइजर नहीं है, ठीक है, लेवरेज लेके आए हुए नहीं है कि बहुत लर्नेड है, पूरा का पूरा स्क्रैच से राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। यू सी, मतलब एक व्यक्ति डिसाइड कर रहा है और 10-15 साल लगा रहा है कि, और वो ये भी इस साइकोलॉजी को जानता है कि आतंकवादी जैसे है वो उसको बच्चों को ही बनाया जाता है, और एक एक राष्ट्रवादी, एक बहुत तगड़ा इंद्रिय जय लीडर भी एक बच्चे को ही बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें रिसेप्शन है, उसमें ग्रहण धारण करने की क्षमता है, और वो समाज के एक्सपीरियंसेस को लेके अपने पर्सपेक्टिव को नहीं बिल्ड किया है, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर देयर, मतलब और ये वीडियो जब यूट्यूब पर भी आएगी तो उसके लिंक में आपको एक फीडबैक फॉर्म भी मिलेगा कि आई वॉज थिंकिंग कि ऐसे लाइक माइंडेड लोग क्या कलेक्टिवली पूरे भारत में जुड़ सकते हैं, एंड इन लेटर डिकेड क्या ऐसा कुछ बिल्ड हो सकता है जिसमें इस तरह की जो भी बातें हैं शास्त्रों में, और ऐसी बातें जो आज के टाइम में भी व्यवहारिक है, बहुत क्लियर दिख रहा है। जो मैंने बात की कि स्पाइस जो है वो ऐसे ही ट्रैप करते हैं लीडर्स को, MICE, मॉनेटरी, आइडियोलॉजिकल, कोहेर्सन एंड ईगो, ठीक है। तो इससे इम्यून लीडर को तैयार किया जा सकता है, और वो शक्ति है आन्वीक्षिकी में, त्रयी में, वार्ता में, दंड नीति में। थैंक यू सो मच। मेघा जी का प्रश्न है आपसे कि आचार्य विष्णुगुप्त पे कौन सी पुस्तक उन्हें पढ़ना चाहिए? ओके, अगर हिंदी भाषी है आप तो बेहतर है। तो काशी में जो चौखंबा पब्लिकेशन है, वाचस्पति गैरोला द्वारा लिखी हुई पुस्तक जो है अर्थशास्त्र, वो मैंने पढ़ी थी। उसके बाद RP कांगले की जो पुस्तक है, ये एक एकेडमिक वर्क है, लेकिन इंग्लिश में है। तो इंग्लिश में होने से कुछ शब्दों का जो है डायरेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है, तो थोड़ा सा मीनिंग बदलता है, बट एकेडमिक वर्क बहुत शानदार है। और नेट पे archive.org में जो आपको मिलती है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो है आपको बुक मिलती है, टेक्स्ट मिलती है, ठीक है। एंड ये भी मैं बताना चाहूं कि 110 साल से कुछ ज्यादा हुए हैं जो ये ग्रंथ भारत में प्राप्त हुई है। इसका मतलब ये था कि भारत में जो भी लीडर्स हुए, फ्रीडम फाइटर्स हुए, उनके पास चाणक्य का वो जो ज्ञान है वो पहुंचा नहीं था, ठीक है। तो भारत का फ्रेमवर्क इनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। 700-800 साल से ये पुस्तक थी ही नहीं, ठीक है, भारत में, ठीक है। सिर्फ शाम दाम दंड भेद ये जो शब्द प्रचलित हैं, सीधे वृक्षों को पहले काटा जाता है, तो ये सारा जो लोक में प्रचलित है वो ज्यादा दिखा, बट ग्रंथ नहीं मिला था। ये 110 ही साल हुए हैं, ठीक है। तो ये जो 3 बुक मैंने नाम ली है, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और वैदिक यौगिक पॉडकास्ट जो है मेरा, स्पॉटिफाई, आप वहां पर सुन सकते हैं जो मैंने एक्सप्लेनेशंस दिए इन ग्रंथों में, जो भी बातें लिखी हुई है। जी, इनका दूसरा प्रश्न है कि अलछेंद्र और यावन परंपरा पर क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ आपका कुछ विषय पे कुछ बताना चाहते हो आप? हाँ, ठीक है। विजिगीषु से थोड़ा मैं कंपेयर करना चाहूँ कि उसको ग्रेट जब कहा जा रहा था, तो भारत का चंद्रगुप्त मौर्य क्यों ग्रेट है वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। योगक्षेम में ये बात होता है कि जो मिला नहीं आपको वो प्राप्त करो, लेकिन जो प्राप्त हो गया है उसकी रक्षा करो, जो रक्षित है उसको वृद्धि की ओर ले जाओ, समृद्धि की ओर ले जाओ, तब फिर एक्सपेंशन करो। ऐसा नहीं कि एक्सपेंशन किए जा रहे हैं और पीछे की टेरिटरी हारते जा रहे हैं। तो एक ये है कि हम जीतने, मतलब युद्ध के लिए निकले हैं और पूरे दुनिया को हम जीत जाएंगे, विश्व विजेता बनेंगे, और तंत्र नहीं चलाएंगे, शासन व्यवस्था नहीं करेंगे, प्रॉस्पेरिटी नहीं लाएंगे लोगों के लिए। तो ऐसा किंग जो है कोई ग्रेट नहीं है। जितना आपकी कैपेसिटी है, बिना पावर वैकम सिचुएशन, बिना सिविल वार हुए, वो ही मेंटेन पहले करनी चाहिए। और हिस्टोरिकली मैं इस पर बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जो इंडिका पुस्तक पढ़ा जाता है वो रियल में 2 इंडिका थी, और जिस इंडिका में जो बात होती है अलेक्जेंडर की, वो थोड़ा सा मुझे इसमें थोड़ा क्या बहुत ज्यादा डाउट है, क्योंकि ये जो 2300 साल की जो बात होती है ये सही नहीं है। तो इस पर भी
ये रिसर्च का ही विषय है कि क्यों हर चीज को 3500 साल के अंदर, 3000 साल के अंदर बार बार कंप्रेस करने की कोशिश किया गया है। ठीक है, तो यस वो यवन है, और कल्चर के मतलब हमारा जो लर्निंग्स है वो तो एक्सचेंज हुआ ही है, और वो युद्ध किया ही है। और ये जो पोरस जो आप जो देखते हैं, वो राजा नहीं था कोई, वो सेनापति था। ठीक है, तो एक सेनापति से उसका सामना हो रहा है। मगध, वो मगध से नहीं लड़ रहा है, वो बॉर्डर पे ही लड़ रहा है। तो और अलेक्जेंडर पे जितनी भी कहानियां हैं वो बढ़ा चढ़ा के की ही जाती है, क्योंकि हिस्ट्री का एक 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 बेनिफिट भी है कि नैरेटिव बिल्डिंग, कि आप महान थे इसकी नैरेटिव अगर आप बिल्ड करते हो तो उससे आने वाले समय में उसका बड़ा बेनिफिट होता है। आप इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स डालते हो। तो उस विषय पर अलेक्जेंडर पे उतना मैं बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हिस्टोरिसिटी पे मुझे डाउट है क्या क्या हुआ था सब कुछ। उस समय की जो दंड नीति थी वो किस प्रकार थी, यानी कि न्याय किस प्रकार दिया जाता था? ओके। अभी तो है कि संविधान के आधार पर आपको कोई भी दंड दिया जाता है कि जब हमारे यहाँ जज बोलते हैं कि आपको कानून के हिसाब से कोई दंड दिया जा रहा है, न्याय नहीं मिल रही है, इस हिसाब से मेरा सोचना है। तो उस समय की दंड नीति कैसी थी, ओके। न्याय व्यवस्था कैसी थी? ओके, दंड नीति को ध्यान से देखने की कोशिश करें कि दंड नीति कोर्ट का काम नहीं रहा है। ठीक है, दंड नीति कोर्ट का काम, कोर्ट की व्यवस्था नहीं है, राज दरबार है। लेकिन एक दंड नीति परिवार में होती है। आप ध्यान से देखिएगा, जो परिवार होते हैं, परिवार में भी गलत करने से रोका जाता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। तो परिवार की एक अपनी दंड नीति है। फिर गांव में एक पंचायत की दंड नीति है, कि पंचायत जो है वो कह रहा है। फिर एक दंड नीति है जो आज हम भी देखते हैं कि मेरा समाज क्या कहेगा। हम लोग, क्योंकि शादी ब्याह जो है आज भी समाज में ही होता है, तो हम, हमारा समाज जो है या जो समाज से जुड़े हुए व्यक्ति वो क्राइम नहीं करते, कहते समाज में मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो एक समाज की दंड नीति है। इस सब से फिल्टर होते होते तो फैमिली से फिल्टर हुआ, पंचायत से फिल्टर हुआ, समाज से फिल्टर हुआ, तब जाके राज दरबार तक पहुंच रहा है। तो नंबर ऑफ केसेस तो पहले कम हो गए, रिड्यूस हो गए, क्योंकि अब समझ रहे हैं ऑब्वियस रीजन, इतने बड़े राष्ट्र के लिए कुछ कोर्ट और कुछ टाइम्स जो दिए जाते हैं साल में, और तो 3 करोड़ 60 लाख शायद केसेस पेंडिंग है जो पूरा मिलाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का अगर जोड़ दिया जाए। तो पहले तो दंड नीति कोर्ट का काम नहीं है, लॉयर्स वेयर नॉट देयर, लॉयर्स नहीं होते थे। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि लॉयर का क्या धर्म होता है कि जो उसका क्लाइंट है उसको बचाना उसका धर्म होता है। धर्म और अधर्म का एक जनरल सेंस नहीं है, उसका क्लाइंट ही उसका, उसको उसकी रक्षा करना उसका धर्म है, और उसके लिए वो पैसे लेता है। ठीक है, तो समाज में आप अभी देखें कि लॉयर्स किसी चीज को डिले करवाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, नए डेट्स लेते हैं। तो न्यायिक व्यवस्था, न्याय जो है, जस्टिस डिलेड हम कहते हैं, जस्टिस नहीं मिला, ये भी होता है। बहुत ज्यादा डिले हो गया तो जस्टिस नहीं मिला। तो भारत में ये हो रही है कि फिल्टर होके नंबर ऑफ केसेस तो पहले कम है। ठीक है, दूसरा एक एक जो जस्टिस सिस्टम मैंने बोला, तो आपने जो संविधान का उसको हम लोग कहते हैं आईपीसी, है ना, इंडियन पिनल कोड, उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट करते हैं, वो अर्थशास्त्र में है। ठीक है, कि किसको क्या पनिशमेंट करना चाहिए। जैसे करप्शन का अगर हम करें तो 40 तरह के करप्शन का मेंशन है, कि 40 टाइप से करप्शन किया जा सकता है, और बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। ठीक है, मत्स्य न्याय इंश्योर करना है कि ऐसा ना हो कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए। तो न्यायिक व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र में मेंशन्ड है पनिशमेंट, दंड, और अर्थशास्त्र का प्रायोरिटी ज्यादा है धर्मशास्त्र से। जब भी कॉन्फ्लिक्टिंग होगा तो अर्थशास्त्र को प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद प्रायोरिटी है अपना समाज की, साक्षी की, व्यवहार की, चीजों की। तो इन होल बोले नंबर ऑफ केसेस कम है। ठीक है, कम नहीं है मतलब राज दरबार में कम पहुंच रहे हैं, मतलब रेलिवेंट ही पहुंच रहे हैं। ये नहीं कि छोटा छोटा केस भी जो है वहां पहुंचा हुआ है। लॉयर्स का वैसा कंसेप्ट नहीं है, एंड प्रायोरिटी जो है वो समाज को दी जा रही है। अभी का जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे है। ठीक, हम कहते हैं कि फ्री विल होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, हमारा अपना प्राइवेसी है, इस तरह के बातों से जस्टिस और न्याय की पूरी व्यवस्था है। उस समय एक एक पैरामीटर चलता है जो महाभारत से चली आ रही थी, कि आपके और परिवार के बीच में प्रायोरिटी परिवार को देना है, परिवार और समाज में समाज को देना है, समाज और राष्ट्र में राष्ट्र को देना है, राष्ट्र और ब्रह्म में ब्रह्म को देना है। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर भी है। तो सोसाइटी को देख करके, समाज या सामाजिक व्यवस्था को देख करके
एक एक जो है विधान है जस्टिस का वो देखा जा रहा है। ये गलत है सही है उस पर मैं नहीं बात कर रहा हूं, ये पर्सपेक्टिव है, इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव नहीं है कि एक व्यक्ति के बारे में हम नहीं सोचेंगे, वो जिस समाज में रह रहा है उस पूरे फैब्रिक को एक साथ इंक्लूड करेंगे। तो फंडामेंटल एंटिटी भारत की परिवार रही है, ठीक है, परिवार एक फंडामेंटल यूनिट है और उससे समाज बनता है और फिर समाज से राष्ट्र बनता है। तो इन होल दंड नीति कैसे अप्लाई हो रही थी, और ये भी मैंने बोला कि व्यक्ति की क्षमा, संत की क्षमा और राजा की क्षमा तीनों अलग अलग है, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं करना है कि व्यक्ति जिस चीज को क्षमा कर रहा है जिस अपराध के लिए, राजा अगर अपराध के लिए क्षमा कर देगा तो शायद वो मोटिवेशन हो जाएगा फिर से वो क्राइम हो जाए। तो एक कहते हैं पुराने जमाने में जो होता था, बच्चे जो अध्यापक हैं वो छड़ी रखते थे बगल में, तो बच्चे डर के रट रहे हैं, ठीक है, तो राजा भी पनिशमेंट इसलिए कर रहा है या हार्ड इसलिए रख रहा है कि क्राइम ही ना हो, क्राइम ही ना हो। तो ये चीज जो है दंड नीति में इंश्योर की जा रही है। रवि सिंह जी, जो आपने जैसे एग्जांपल दिया था जो नचिकेता के केस में, जिसमें इंद्रियों और मन और बुद्धि के संदर्भ में, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था कि जैसे मतलब जो इंद्रियों का भी कंट्रोल है या मन का भी कंट्रोल है वो जैसे बुद्धि से स्टार्ट होगा, तो इस ऑर्डर में है। तो जैसे बुद्धि सबके पास होती है, तो वो मैं सुन के थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि जैसे कि बुद्धि जितनी पावरफुल होगी, स्ट्रांग होगी, उतना ज्यादा मन वश में रहेगा और फिर इंद्रिया जैसे वश में रहेंगे। ये थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हुई कि बुद्धि अगर किसी व्यक्ति में है तो उसका मन वश में है, उसकी इंद्रिया वश में है, ठीक है, लेकिन इससे हो नहीं पाएगा। मतलब ये जानने से, जैसे हम बोल रहे हैं कि सच बोलना चाहिए, तो ये होगा नहीं, ठीक है, सिर्फ बोलने से। व्यवहारिक क्या योग है, तो योग का मैंने बोला था कि योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का, चित्त कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार, इसके कॉम्बिनेशन को चित्त कहा जाता है, ठीक है, मन, बुद्धि और अहंकार को मिला करके कहा जाता है चित्त। तो चित्त का जो डिस्टरबेंस है, ठीक है, डिस्टरबेंस है, उसकी जो प्रवृत्ति है, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, मतलब डेप्थ में बात कर सकते हैं, बट ये जो डिस्टरबेंस है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है हमारे में, ठीक है, आत्मबल नहीं है, तो उसी के लिए योग का पूरा शास्त्र लिखा गया। और उसमें पहला आता है यम और नियम, उसके बाद आता है आसन और प्राणायाम। तो अगर आप सीधा प्राणायाम करने जाएंगे तो समस्या हो सकती है। समस्या क्या, मतलब आप एक तो इनकंसिस्टेंट होंगे, रेगुलर नहीं होंगे, बैठ नहीं पाएंगे। बहुत लोग होता है योग कर रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं 20 मिनट, क्षमता नहीं है बैठने की। तो यम नियम जो हम बात करते हैं कि अहिंसा होना चाहिए, मतलब थॉट प्रोसेस में जो हम कह रहे हैं अहिंसा, ठीक है, सत्य होना चाहिए, तप होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए योग के बारे में, सांख्य के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं। तो शौच, जो क्लीनलीनेस है, जो स्नान से लेके मन की शुद्धता, शरीर की शुद्धता, तो पहले आपको डिसिप्लिन बनाया जाता है। आप कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन आपका जो दिनचर्या उसको थोड़ा ठीक किया जा रहा है, ठीक है, शुरुआत में। तो दिनचर्या ठीक होने से आपका क्या होता है कि आप में हम कहते हैं कि सात्विकता अगर बढ़ती है शरीर में, तो शरीर थोड़ा स्थिर होता है, मतलब आसन भी आपके लिए सुखपूर्वक होगा। बैठेंगे तो आप आराम से आधा घंटा सुखासन में बैठ सकते हैं, जो हम कह रहे हैं पद्मासन है। आसन जब आप जो है उसको जीत लेते हैं, आसन आपके लिए बड़ी बात नहीं रह जाती है, तो प्राणायाम बहुत सही होता है। तो प्राणायाम एक स्थिर शरीर में जब आप करते हैं तो प्राणायाम होता है, और प्राणायाम को जीतने के बाद प्राण के नए आयाम को जो आप अचीव करते हैं तो प्रत्याहार मिलता है, और प्रत्याहार को ही हम लोग कहते हैं अपने इंद्रियों को अपने में समेटना। तो ये 5वां स्टेप प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार पहुंचने के लिए यम नियम जो है वो आसन और प्राणायाम, ये आपको पहुंचना है। हाँ, इसके बाद की जो जर्नी है वो संतों के लिए है, जो हम कहते हैं धारणा, ध्यान, समाधि, जो अष्टांग मार्ग में लास्ट 3 है। उसके पहले तक भी, प्रत्याहार तक आपके लिए ठीक है, एक व्यवहारिक भौतिक जीवन में प्रत्याहार तक भी आपके लिए मोर देन एनफ है। तो आप को जो अचीव करने की बात हो रही है, तो समझ तो गए कि हाँ है, करेंगे कैसे, तो ऐसे करेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार से। कि इस शास्त्र से अभिप्राय अर्थव्यवस्था, लेकिन आज के व्याख्यान के बाद मालूम चलता है कि ये अर्थव्यवस्था से भी बहुत आगे है। तो ये शास्त्र बहुत ही प्राचीन है, तो आज के समय में इस शास्त्र का क्या उपयोग है? जी, जो इंद्रियों के दोष हैं वो आज भी विद्यमान है, जो हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, ये जो है, ये ऐसा नहीं कि आज लोगों में गुस्सा नहीं आ रहा है, आज ईर्ष्या नहीं हो रही। तो दूसरों को जीतने से अच्छा है, या दूसरों को समझने से, या सब्जेक्ट को समझने से अच्छा है कि पहले हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं क्या। तो ये जितने सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, ये सारा जो है पूरा मोटिवेशनल सेशंस है,
तो इसमें एक छोटी सी समस्या, ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन जो बुद्धि है उसको हम कहते हैं हाथी है, ठीक है, हाथी महत कहते हैं। तो हाथी को ट्रेनिंग की जरूरत होती है, हाथी को आप बोल के कुछ नहीं समझा सकते हैं। तो करने के लिए बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, सुनने के लिए नहीं होनी चाहिए कि हम अच्छा हमने सुना, हमारे एक्साइटमेंट बढ़ गई और हमने कुछ कार्य कर दिया, नहीं। आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, अपने शरीर को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने व्याधि, अपने जो प्रमाद है, आप में इनकंसिस्टेंसी है, दिनचर्या ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन है, तो आप अपने कंट्रोल में आ जाएंगे तो ऑलरेडी आप सिचुएशंस को अपने हाथ में ले सकते हैं, या लीडरशिप क्वालिटीज आपको प्रतिलक्षित वहां होने लगे कि हाँ चीजें जो है सही ढंग से चल रही है। तो अर्थशास्त्र एक तो सामान्य व्यक्तियों के लिए ये बात तो कर ही रही है, लेकिन इन फ्यूचर जैसे योगी आदित्यनाथ कैसे लीडर है उस पर अलग अलग राय सबकी हो सकती है, लेकिन आप देखिए वो योगी आदित्यनाथ, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं योगी जो है वो कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है। तो अर्थशास्त्र तो कह ही रहा है कि हम राजर्षि को तैयार कर रहे हैं, राजा और ऋषि को तैयार कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन को। तो ये भारत में व्यवस्था रही है, तो ये थोड़ा ऐसा नहीं कि ऑब्वियस नहीं लगना चाहिए कि कोई योगी कैसे मंत्री बन सकता है। तो ये जो है आपको अर्थशास्त्र, पावर सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस के लीडर्स, ऐसे लीडर्स जिनका दृढ़ निश्चय है, जिनको कोई हिला नहीं सकता है, जिनको प्रोपेगेंडा और नैरेटिव अपने साइड इंक्लाइन ना कर दे, ठीक है, नैरेटिव का उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो फैक्ट वाले होंगे, वो ऊह पोह वाले होंगे, वो विज्ञान तत्व वाले होंगे, उनमें हमेशा शुश्रूषा होगी, हमेशा वो सरफेस को देख करके डिसीजन नहीं लेंगे, वन लाइनर लॉजिक को देख करके जजमेंट नहीं बैठाएंगे, है ना। तो उनका जो डेप्थ है वो भी बढ़ता है। तो ये सारी चीजें अर्थशास्त्र जो है वो सिखाती है। और भी कई चीजें हैं अर्थशास्त्र में, 15 अध्याय हैं टोटल, 6000 श्लोक हैं, ठीक है। सो सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है।